नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश हिंदी कोर। और यह पाठ जो है वो वितान भाग 2 की जो पुस्तक है उससे है। पाठ है 2 और पाठ का नाम है जूझ। इसके जो लेखक हैं वो आनंद रतन यादव हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें आनंद रतन यादव का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है वो सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। यह बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास व समालोचनात्मक विधा पर भी लिखा है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुचर्चित है। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूझ कहानी का जो मूल भाव है एवं जो पाठ का सारांश मैं बताऊंगी। तो यह कहानी लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए देहाती जीवन के यथार्थ और उसके रंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनोखी कहानी भी है। तो बच्चों आइए अब इसका शुरू करते हैं पाठ का सारांश। सबसे पहले बच्चों इसमें मैं आपको इसको पैराग्राफ के अनुसार ही पाठ का सारांश बता दूंगी। सबसे पहले जो पाठ की शुरुआत होती है वह है लेखक की परेशानी की। लेखक की परेशानी क्या थी? लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उन्हें पाठशाला जाने से रोक लिया था और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है। परंतु जो लेखक हैं वह पढ़ना चाहते हैं। वह जानते हैं कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आएगा। पढ़ लिख लिया तो नौकरी लग जाएगी। इसी बात को वह अपने दादा मतलब पिता। बच्चों इस पाठ में जो दादा शब्द का प्रयोग है वो उनके अपने पिताजी के लिए है। तो वहाँ पे पापा को पिताजी को दादा कहते हैं। वह अपने दादा से इस बात को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर देते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उनकी माँ जो है वो धूप में कंडे पाथ रही थी गोबर से। तो चूँकि ग्रामीण अंचल का इसमें पूरा परिदृश्य है तो उसी का उल्लेख है, जो जैसा जीवन होता है गांव का। तो कोल्हू का जो काम है वह समाप्त हो चुका था और उस समय जो माँ थी उनकी जो है वो कंडे थाप रही थी और लेखक पानी को जो है वो भर करके ला करके अपनी माँ को दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एकांत जगह है तो उन्होंने सोचा कि अपनी माता से ही इस बारे में बात करें। उन्होंने माँ से कहा कि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं। लेकिन जब माँ ने भी उनकी बात सुनी तो वो तो जानती ही थी कि उनके जो पति हैं अर्थात जो लेखक के पिता हैं, जो दादा हैं उनके, वह इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगी। तो वो उन्होंने ये कहा कि तू तो जानता ही है कि तेरा दादा तेरे पढ़ने लिखने की बात करने पर ही क्या करेगा होगा, तेरी पिटाई करने लगेगा, नाराज हो जाएगा। फिर लेखक की माँ ने उनको सुझाव दिया कि चलो इस बात को, अपनी समस्या को दत्ताजी राव सरकार से करते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं कि वह तुम्हारे पिता से बात करें तो शायद वह मान जाएंगे, और अगर मान जाएंगे तो तुम्हें पढ़ने के लिए फिर भेजने लगेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि माँ और बेटे दोनों रात में दत्ताजी राव देसाई के घर जाते हैं और अपनी सारी समस्या कहते हैं। माँ बताती है चूँकि जो लेखक के जो पिता थे उनका चरित्र भी अच्छा नहीं था। वह एक दूसरी महिला के यहाँ जाते थे, वहीं अपना पूरा समय गुजार देते थे, खेतीबाड़ी में अपना कोई योगदान नहीं देते थे। वह सारा काम जो है वो लेखक आनंद यादव से ही कराते थे। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई और फिर दत्ताजी राव ने उनकी सारी बातें सुनी और उन्होंने फिर उनसे ये कहा, दत्ताजी राव से लेखक ने ये कहा कि यदि उनके दादा अभी भी पाठशाला भेज दें तो अभी जनवरी का माह है और परीक्षा अभी आने में 2 महीने का समय है, तो मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कर लूँगा और मैं दोहरा भी लूँगा और इस तरह से मैं कक्षा 5 पास भी हो जाऊँगा। मतलब पढ़ने में इतना उनका इंटरेस्ट था, इतनी रुचि थी
कि वह पढ़ने के लिए परेशान थे, लेकिन उनके जो पिता थे वह पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। तो इसलिए दत्ताजी राव के पास गए और उन्होंने अपनी सारी बात बताई। और फिर दत्ताजी राव ने जब यह सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं उसे आज ही ठीक करता हूँ। ठीक करता हूँ मतलब उनके दादा के लिए कहा कि ठीक है, उसकी सारी करतूतें मैंने सुन ली हैं, अब मैं आज ही उसको ठीक करता हूँ, अर्थात उसको आज ही मैं समझाऊंगा इस बारे में। फिर जो दत्ताजी राव थे, चूँकि वो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे बच्चों, तो उनकी बात जो है वो सभी लोग मानते थे। जैसे होता ना पंचायत का फैसला, जो सरपंच होते हैं, तो उसी टाइप के वह थे कि गांव में उनकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता था। तो इस तरह से जो है दत्ताजी राव ने एक योजना बनाई। उन्होंने लेखक से कहा कि ठीक है, तुम घर जाना और अपने दादा से कहना कि मैंने उन्हें बुलाया है, और जब वो आ जाए, मेरे पास आ जाए, तो कुछ समय बाद तुम भी जो है चले आना, ये बहाना बना करके कि चलो माँ ने बुलाया है भोजन करने के लिए। तो इस तरह से बहाना बना करके तुम भी मेरे पास आ जाना, और उसी समय चूँकि मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा होऊंगा तो मैं तुमसे भी पूछूंगा कि भाई तुम क्या करते हो, पढ़ते लिखते हो कि नहीं हो, तो तुम अपना उत्तर जो है वो निडरतापूर्वक देना। वहाँ बिल्कुल भी किसी भी तरह से डरना या घबराना मत। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने उसको समझाया, लेखक को यह समझाया, और फिर ये योजना बनाई। योजना के अनुसार यह भी उन्होंने कहा कि लेखक की माँ ने दादाजी को राव जी के यहाँ जो है वो सब्जी भाजी देने गई थी, इसलिए उन्होंने उनके माध्यम से ऐसा संदेशा भेजा है। ये नहीं बताया कि वह दोनों माँ बेटे खुद वहाँ पे अपने आप गए थे। तो इस तरह से ये योजना बनाई। फिर इस तरह आकर के घर पे लेखक ने अपने पिता से सारी बात कही, और उन्होंने कहा कि आपको दत्ताजी राव ने बुलाया है। तो लेखक के पिता ने जब यह बात सुनी तो को बड़ा अपना सम्मान मालूम हुआ कि अच्छा, मुझे दत्ताजी राव ने बुलाया है। तो वो गया। आधे घंटे के बाद जो है वो लेखक की माँ ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि खाना खाने के लिए बुला रही हूँ। जैसा उन्होंने योजना बनाई थी ना राव जी ने, तो ऐसे उन्होंने उनको लेखक को भी उनके यहाँ भेज दिया। राव जी ने लेखक से यह पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। जैसे मैंने बताया था ना कि उन्होंने कहा था कि मैं तुझसे भी उस समय बात पूछूंगा तो तू बेधड़क अपने उत्तर देना, डरना मत, निडरतापूर्वक। तो इस तरह फिर लेखक ने सारी बातें दत्ताजी राव के सामने बता दी। उन्होंने कहा लेखक ने कि 5वीं में था किंतु अब पाठशाला नहीं जाता हूँ, क्योंकि उत्तर में लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया? क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया है, और बाकी जो सारी खेती बाड़ी की जो कहानी है वो मेरे ही मत्थे मढ़ दी है, ऐसा लेखक ने उनको कहा। तो राव ने लेखक के दादा रत्नप्पा से जब सच्चाई जाननी चाहिए तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया कि हाँ। फिर इसके बाद सरकार ने, जो दत्ताजी राव थे, उन्होंने लेखक के दादा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि खुद तो अपने जो है इसी तरह से बिना काम के निठल्ला घूमता रहता है, और लुगाई को और बच्चों को तुमने खेती में लगा रखा है, और अपनी मौज मस्ती के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है। तो सरकार ने फिर लेखक से, सरकार मतलब दत्ताजी राव, उन्होंने कहा कि देख, कल से तू इसे पाठशाला भेजना और इसकी फीस जमा करना। और लेखक को ये कहा कि अब तू जा कर के मन लगा करके पढ़ाई कर, साल बचाना है तो मेहनत करके जो है कक्षा 5वीं जो है वो पास कर ले। तो इस तरह से लेखक के दादा ने लेखक पर फिर उन्होंने देखा कि लेखक के जो पिता थे, उन्होंने देखा कि सारी डांट उन्हें ही पड़ रही है दत्ताजी राव से। तो उन्होंने झूठ साच सब जो है उनके सामने कहा लेखक के बारे में, कि लेखक के लिए आरोप लगाया कि लेखक जो है अपने लड़के के लिए कि वह जुआ खेलता है, कंडे बेचता है, चारा बेच करके सिनेमा देखने जाता है, इस तरह से घर के कामों में वह सहयोग नहीं देता है। तो दत्ताजी राव ने तो लेखक के पिता की ये सब बात सुनी, लेकिन उन्होंने संतुष्ट कर दिया कि भाई अभी वह बच्चा है और वह इतनी थोड़ी बहुत गलती तो कर सकता है, इसलिए उसको माफ़ कर देना चाहिए, तो इसको स्कूल भेज पढ़ाने के लिए, ऐसा राव जी ने लेखक के पिता को कहा।
तो लेखक के पिता ने चूँकि उनकी बात को तो टाल सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली और लेखक को भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन साथ में उन्होंने अपनी बहुत सारी शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि जिस दिन ज़्यादा काम होगा उस दिन तुझे स्कूल से छुट्टी, पाठशाला से छुट्टी लेनी पड़ेगी और रोज़ घंटा भर पशुओं को चराना पड़ेगा। और इस तरह से जब स्कूल से आएगा तो खेतों में जा कर के पानी लगाना पड़ेगा, खेत का काम करना पड़ेगा। यह सब बातें उन्होंने लेखक के सामने शर्त के रूप में रखी। लेखक ने सारी बातें स्वीकार कर लीं। फिर उसके बाद बच्चों लेखक जो है वो कक्षा में गए, 5वीं की कक्षा में। तो उनके सामने कोई फेल तो थे नहीं, इसलिए उनके सामने जो है वो बस यही लिखा गया था कि नापास कक्षा 5। तो फिर से उनकी एंट्री हो गई और फिर वो वहीं कक्षा में पढ़ने लगे। कक्षा में जो बच्चे थे पहले से, उन्होंने थोड़ा उनके साथ शरारत करनी शुरू की, क्योंकि ये तो बाद में पहुँचे थे। तो लेखक के पहनावे ओढ़ावे को देख करके बच्चे उनकी खिल्ली उड़ाते थे, उनका गमछा छीन करके मास्टर जी की मेज पर रख देते थे। बीच की छुट्टी में उसी लड़के को लेखक की जो है धोती की लांग लगा देते थे। मतलब इस तरह की जो गांव में छोट पाठशाला में बच्चे हरकतें करते हैं, वो सब लेखक को परेशान करते थे। तो इस स्थिति को देख करके लेखक जो है वो घबराने लगे कि भाई मैं तो बड़े अनुनय विनय के साथ, इतने परिश्रम के साथ मैं पाठशाला पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ लगता है कि ये बच्चे मुझे नहीं पढ़ने देंगे। तो इससे वो घबराने लगते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी माँ से कह करके एक नई टोपी और एक नया कपड़ा अपने लिए बनवाया और उसको फिर पहन करके विद्यालय जाने लगे। और जो गणित के अध्यापक थे, उन्होंने शरारती बच्चों की पिटाई भी कर दी। और इस तरह से अब धीरे धीरे जो है कक्षा में लेखक भी अच्छी तरह से पढ़ने लगे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक बसंत पाटिल नाम का बच्चा था, जो पढ़ने में बहुत तेज था, होशियार था। तो सभी जो अध्यापक थे वह बसंत पाटिल की तारीफ करते थे। तो इस तरह से जो है बसंत पाटिल की तारीफ सुन करके लेखक के मन में भी यह आ गया कि भाई मैं भी मेहनत करूँगा और मैं भी, उनको भी ये प्रेरणा मिली कि मैं भी आगे इसी तरह से बढ़ूँगा और मैं भी गणित विषय में तेज हो जाऊँगा। तो इसी तरह से अध्यापक जी उनको भी जो है वो प्रेम करेंगे। तो इस तरह से बाकी चीज़ें जो है वो गणित की बसंत पाटिल से सहयोग लेकर के जो है वो सीखने लगे। इसी समय बच्चों उनके एक अध्यापक थे सौंदल गेकर। तो उनका भी वो मराठी अध्यापक थे, उनका भी उनके जीवन पर जो है वो बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वे बहुत तन्मय होकर के पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं जो हैं कंठस्थ थीं। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान भी था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे, कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे और लेखक भी उसको बहुत ही मनोयोग से सुनते थे। और लेखक के मन में भी जैसे उनके गुरुजी, जैसे उनके अध्यापक जी कविता सुनाते थे, ऐसे ही लेखक भी जब खेतों में पानी लगाने जाते थे, ढोर चराने जाते थे, तब एकांत में कविताओं को मास्टर जी के ही हाव भाव में उसी यति गति से, आरोह अवरोह से वह गाते थे और मास्टर जी की तरह ही अभिनय करते थे। तो ऐसा अनुभव करते थे कि जैसे मास्टर जी गाते हैं उसी तरह से कविताएं मैंने भी पढ़ी हैं। और उन्होंने ये सोचा कि जैसे मास्टर जी यह कर लेते हैं वैसे ही मैं भी इसको गा सकता हूँ। तो इस तरह से उनकी कविताओं को सुन करके लेखक के मन में भी उसी तरह की कविता रचने का, बोलने का, कहने का जो है अभ्यास जो है वो अपने करने लगे। और उसी तरह से उसी पद्धति को उन्होंने भी सीख लिया। लेखक ने भी उसी पद्धति को सीख लिया और वह भी अपने अध्यापक की तरह कविताएं रचने लगे और उसी तरह से उसको प्रस्तुत करने लगे। और इसके बाद बच्चों फिर जो मास्टर सौंदल गेकर थे वह स्वयं तो कविता करते ही थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का और क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। तो लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। तो इस तरह से अब लेखक ने क्या किया कि लेखक ने
दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूं, क्योंकि उनके मास्टर जी मालती लता की कविताएं सुनाते थे। तो लेखक ने भी वो देखा हुआ था, वैसा दृश्य जो दृश्य बिंब होता है वह उनके भी सामने ऐसे उभर करके आ जाता था। इस तरह से लेखक भी धीरे धीरे तुकबंदी करते करते कविताएं लिखना सीख गए, और जब वो कविताएं लिख लेते थे तब उसको अपने उस अध्यापक के पास, मास्टर जी के पास ले जाते थे, उन्हें दिखाते थे। और कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाया करते थे। मास्टर जी भी उस कविता का शास्त्र जो है वो समझते थे और उनको समझाते थे, और छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते थे। अगर कहीं कोई शुद्ध अशुद्ध शब्द ठीक करना हो, अशुद्धि हो, उसको शुद्ध करना हो तो वो भी समझाते थे। सारे नियम कानून जो थे वह उन्होंने बता दिए, व्याकरणिक ज्ञान दे दिया। और इस तरह से लेखक को पढ़ने के लिए और भी अन्य तरह की पुस्तकें देने लगे कि जिससे वो पढ़ें और उनका जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि हो। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों लेखक ने भी जो है वो कविताएं रचना शुरू कर दिया, और उनको इसी भाषा में अत्यंत रुचि उत्पन्न हुई, जिसका आप देखेंगे बच्चों, अगर लेखक स्वयं प्रयास नहीं करते तो वह भी उसी तरह से खेती बाड़ी में लगे रहते और अनपढ़ ही रह जाते। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के प्रति उनकी इतनी ललक थी कि वह नहीं रोक सके, और उसका आज परिणाम है कि आज उनके द्वारा लिखी गई इस रचना को, उनके इस यात्रा वृत्तांत को, उनके इस संस्मरण को आज हम सभी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा उनके अंदर पढ़ने की लगन होने के कारण ही वह एक सफल लेखक के रूप में आज जाने जाते हैं। पाठ का सारांश आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और इससे संबंधित जो कठिन प्रश्न हैं जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं उन शब्दों के ऊपर 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है। चूँकि आंचलिक भाषा में ये हैं पाठ, तो नीचे उसके उत्तर भी लिखे रहते हैं कि उसको क्या कहा जाता है। इस तरह के अगर आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसे भी आप अपने कॉपी में कठिन शब्दार्थ के रूप में उसको लिख लेंगे। जैसे कंडे है, तो कंडे का मतलब क्या होता है? पशुओं के गोबर से एक गोल आकार का उपला गांव में लोग बनाते हैं, गोसे जिसे कहते हैं बनाते हैं, उस पर भोजन पकाते हैं। तो इस तरह से उसमें आपके शब्द दिए हुए हैं, उनको कठिन शब्दार्थ के रूप में आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और पूरा पाठ जो है वो पढ़ करके उसका सारांश लिख लीजिएगा। धन्यवाद।